जी हाँ दोस्तों, आखिर वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी रिपोर्ट भारतीय चुनाव की धांधली पर है जिसने मोदी सरकार से जवाब तलब करके 60 दिन के भीतर एक्शन लेने की बात कर दी? क्या बंगाल में धांधली के जरिए चुनाव जीता गया? आखिर उस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बंगाल और ममता बनर्जी को हटाने के लिए नंदीग्राम पर क्या कुछ नहीं किया गया? उन तमाम चीजों की पोल कैसे खोली गई? तो क्या जो बागी ममता के साथ छोड़ करके गए या मौजूदा वक्त में बंगाल में जो कुछ हो रहा है उन सब का डाउनफॉल या फिर यू टर्न शुरू होगा? बड़ा दिलचस्प मोड़ दोस्तों इस वक्त देश की राजनीति में और चुनाव से जुड़े हुए मोदी शाह की सरकार के साथ साथ ज्ञानेश कुमार की इमेज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। दोस्तों 2014 के बाद से जब से इस देश में आम जनता ये कहती आ रही है कि यह सरकार चुनाव आयोग के प्रयोग से चुनाव जीतती है, ज्ञानेश कुमार को भाजपा को जितवाने के लिए सारे नियम गढ़ने पड़ते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं, मगर तब इस देश के दरबारी मीडिया की जुबान सिल जाती है, मुंह पर टेप लग जाता है, एक शब्द नहीं बोल पाती, ये सवाल नहीं कर पाती। मगर 35% उत्पाती जनता और भाजपा के कथित बुद्धिजीवी उछल उछल कर कहते हैं कि जनता वोट करती है और क्या हुआ अगर सरकार जुगाड़ से जीतती है? देश के विकास के लिए तो जीतते हैं, मोदी और सरकार देश के विकास के लिए तो ऐसा कर रहे हैं, क्या हर्ज है? दरबारी मीडिया खामोश तमाशाई। मगर दोस्तों भले ही देश का मीडिया मुंह में दही जमाए रहे, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को नंगा कर दिया। पोल खोल दी कि बंगाल में ज्ञानेश कुमार के प्रयोग से चुनाव में क्या कुछ हुआ, खास तौर पर ममता की सीट पर उनको हराने के लिए नंदीग्राम में ममता को किस तौर पर क्या कुछ किया गया। चौंक गए ना आप? चौंकिए मत। ये रिपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है, यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है, खासकर एसआईआर की गड़बड़ियों की पोल खोलती है। मतलब ज्ञानेश तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। दोस्तों मुझे याद आता है नेहरू के समय में भारत के चुनाव आयोग की साख और काबिलियत क्या थी। शिव कुमार जिन्हें भारत से विदेश बुलाया गया था चुनाव करवाने के लिए, ये क्रेडिबिलिटी थी चुनाव आयोग की। सूडान गए थे चुनाव करवाने और ये ज्ञानेश बैठे बैठे अंतर्राष्ट्रीय हो गए। मतलब वो शिव कुमार थे, अब ज्ञानेश कहें या कुकुमार कहें। दोस्तों आपको ये बताता चलो कि यूनाइटेड नेशन की मोदी सरकार से इस पर यूनाइटेड नेशन ने जवाब मांगा था और कहा था 60 दिन के भीतर जवाब दीजिए, और अगर जवाब नहीं आया 60 दिन में तो फिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। जवाब नहीं किया सरकार का, यूनाइटेड नेशन ने इसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे सरकार और ज्ञानेश की थू हो रही है। एक और बात की, भारत अमेरिका थोड़ी है कि ट्रंप अपने जेब में यूनाइटेड नेशन को रखने की बात कहें। यूनाइटेड नेशन को बाईपास भारत तो कम से कम नहीं कर सकता। दोस्तों मोदी सरकार अब फंसी दिख रही, मतलब राहुल, ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ये सारे के सारे लोग जो कहते आ रहे थे वो सच साबित हो रहे हैं। तो फिर सवाल ही है कि अब आगे एक्शन क्या होगा, विस्तार से आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको फैक्ट दिखाता चलूं। दोस्तों यह खबर भारत के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस द हिंदू ने विशेष कवरेज इसकी दी है। अब आपको दिखाते हैं कुछ हेडलाइंस। ये द हिंदू ने हेडलाइन बनाई, उसने अंग्रेजी में लिखा, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके दिखाता हूं कि यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्ट ने एसआईआर और माइनॉरिटीज को बाहर रखने के लिए एआई ड्रिवन मॉडल्स के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए पोल खोली। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में एसआईआर के साथ कई मुद्दे बताए गए जिसमें एआई ड्रिवन सिस्टम का कथित इस्तेमाल शामिल है, जिनमें कोई उपाय नहीं और माइनॉरिटीज को बाहर रखने के मकसद से एक पॉलिटिकल कहानी है। ये लाइनें हैं द हिंदू की। द हिंदू की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के 3 विशेष दूतों उन्होंने भारत के आयोग यानी कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के इन विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, द हिंदू की रिपोर्ट कह रही है, और द हिंदू की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की उस रिपोर्ट के हवाले से कह रही है। और सबसे खास बात यह कि रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र कर पोल खोला गया। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करके कहा गया, जहां पर हटाए गए मतदाताओं में से 95% मुस्लिम थे। दोस्तों नंदीग्राम में आपको पता है टोटल मुस्लिम वोटरों की आबादी कितने वोटर हैं? महज 25% है।
यानी कि 75% बहुसंख्यकों को छेड़ा ही नहीं गया। 25% मुस्लिमों में, यानी जो टोटल नाम हटाए गए वो 95% मुस्लिमों के थे। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है सारे के सारे मुस्लिम, ये सब उन लोगों के साथ हुआ जिनके पास वैध पहचान पत्र भी थे। दोस्तों, ये मामला ऐसे समय में आया जब भारत के विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के दुरुस्त करने के लिए घर घर जाकर के सत्यापन, गहन संशोधन, SIR किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, मिजोरम जैसे कई राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की खबरें सामने रही, जिस पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगाह रखी जा रही है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने भारत सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रही SIR प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूचियों में लाखों नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। इस कदम से विशेष रूप से अल्पसंख्यकों समूहों में खास तौर पर एक डर और लोगों को प्रभावित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात पर विशेष रूप से चिंता जताई गई कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए अपारदर्शी और AI संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इन तकनीकों में सुधार या शिकायत निवारण का कोई स्पष्ट जरिया मौजूद नहीं। ये कहा गया कि इसके पीछे अल्पसंख्यकों को बाहर करने का एक राजनीतिक नैरेटिव हो सकता है, ये रिपोर्ट कहती है। जिस तरीके से दोस्तों बंगाल में BJP को जिताने के लिए चुनाव आयोग का तिकड़म और TMC को हराने के साथ साथ ममता के नंदीग्राम में उनको हराने के लिए जो कुछ किया गया, जिस तरीके से मुस्लिमों को वोटर लिस्ट से हटाया गया, वो अपने आप में सारी पोल पट्टी खुलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लिस्ट से बाहर किए गए कई लोगों ने राहत पाने के लिए निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस लपेटे में है। इस रिपोर्ट के इस पत्र में उन आरोपों का जिक्र है कि सरकारी दस्तावेजों में स्पेलिंग की मामूली गलतियां, जिन्हें भारत में आम प्रशासनिक समस्या माना जाता है, वोटर के नाम को लिस्ट से हटा दिया गया। दोस्तों, कई बार नामों की गलतियां, छोटी छोटी नामों में छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक, आप देख लीजिए आधार कार्ड से लेकर के वोटर ID कार्ड में देख लीजिए। SIR तो अब हो रहा है ना, पहले भी रिवीजन होता था, इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, स्पेशल इंटेंसिव नहीं था, इंटेंसिव रिवीजन होता था, लेकिन बावजूद इसके आप अपने पुराने ID कार्ड चेक कीजिए कितनी गलतियां रही। उन गलतियों के कारण ही 28 लाख वोटर को बंगाल से हटा दिया गया था। मैंने आपको कई शो में बताया पहले भी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में 27 लाख से ज्यादा वोटरों को बाहर महज लॉजिकल विसंगतियों, यानी कि नाम में गड़बड़ी, उम्र में अगर कोई गड़बड़ी है, आप पिता की उम्र को अगर 60 साल लिखा गया है और बेटे की उम्र में गड़बड़ी करके अगर उसे 50 साल दर्शा दिया गया, जो कि आमतौर पर गड़बड़ी है। मेरा अपना पहली बार जब वोटर ID कार्ड बना था तो मेरी उम्र उस वक्त 45 साल लिखी हुई थी, सबके साथ ही हुआ था। मगर इस आधार पर भाजपा के नेताओं के कार्यकर्ताओं के जरिए इस पर दावा ठुकवा करके कि इसमें गड़बड़ी है, इनका नाम रोका जाए, चुनाव आयोग ने वैसी स्कीम बनाई, सब कुछ रोका गया। विशेषज्ञों ने बिहार में पहले हुई ऐसी प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं का भी जिक्र किया, जिससे कथित तौर पर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने और नागरिकता खत्म करने का डर दिखाया गया। एक और चिंता है कि AI आधारित सिस्टम के कथित इस्तेमाल को लेकर, जिसमें वोटर डेटा में अनियमितताओं की पहचान की गई। विशेषज्ञों का कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कथित इस्तेमाल से पारदर्शिता, संभावित गलतियों, एल्गोरिदम के पक्षपाती होने को लेकर सवाल हैं। दोस्तों, UN की रिपोर्ट में सरकार के कई मंत्रियों, अन्य नेताओं द्वारा SIR प्रक्रिया के दौरान दिए गए बयानों की भी पोल खोली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मतदाता उनके नामों को हटाने को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निशाना बनाने के रूप में पेश किया था। उन विशेषज्ञों ने इसे भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिक के साथ भ्रमित करने वाला बयान बताया। यूनाइटेड नेशन की उन दूतों की रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी धार्मिक या राष्ट्रीय घृणा को बढ़ावा देने के समान है, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर के अनुच्छेद 22 के तहत 20/2 के तहत प्रतिबंधित है। ऐसे में दोस्तों, मोदी सरकार से 6 सवाल यूनाइटेड नेशन ने पूछे। वो क्या है? पहला, जैसे UN ने उन लोगों के जाति और धर्म के बारे में अलग अलग डेटा मांगा जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, आयोग घोषित किया गया। ये डेटा नहीं है चुनाव आयोग के पास।
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत की जिम्मेदारियों का जिक्र किया, जिसमें ICCPR और राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार पर 1992 का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र शामिल है। बाध्य है भारत इनका जवाब देने के लिए। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ICCPR के अनुच्छेद 25 यानी हर नागरिक को बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के वोट देने और सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 27 जातीय, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। उन एक्सपर्ट्स ने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित, भेदभाव रहित होनी चाहिए और चेतावनी दी कि SIR प्रक्रिया के कारण बताई गई प्रक्रियात्मक मुश्किलें मुस्लिम नागरिकों पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। चेतावनी उन्होंने दी कि कम समय सीमा AI कार्यप्रणाली के बारे में बताई गई अस्पष्टता, आर्थिक और भाषाई रूप से पिछड़े समुदाय को अपनी बेदखली को चुनौती देने में आने वाली बाधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत वोट देने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध के बराबर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार को इस पर जवाब देना है। भारत सरकार से मिलने वाले जवाब को 60 दिनों के बाद सार्वजनिक किया जाएगा और इसे संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की समय समय पर होने वाली रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भी शामिल किया जाएगा। मगर दोस्तों, अब जबकि मैं आपके सामने हूं, उस वक्त तक भारत सरकार का जवाब तो नहीं गया था। तो अब जबकि देश के अंदर विरोधी पार्टी के, विपक्षी पार्टी के, देश के सेकुलर बुद्धिजीवी, सेकुलर जनता ये आवाज़ उठाती रही कि धांधली से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की गई। दोस्तों, 3 करोड़ 90 लाख वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में, 3 करोड़ 60 लाख वोट मिले ममता बनर्जी को। सीटों का फर्क आप एक तरफ देखिए 207 है, दूसरी तरफ 80 है। महज 30 लाख वोटर का फर्क है ना। और 30 लाख में से 28 लाख वोट जो वोटर असली हैं, उनको किसी के नाम में स्पेलिंग, किसी की उम्र में कुछ गड़बड़ी, उसके आधार पर रोक दिया। और उसमें 90% TMC के वोटर थे। खुली किताब आपके सामने। इसीलिए यूनाइटेड नेशन इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन का स्टाफ आकर के तैयार नहीं किया है। यूनाइटेड नेशन ने विश्व के प्रसिद्ध, निष्पक्ष और उन लोगों की एक टीम बनाई जो हर देश में करते हैं। दोस्तों, उन्होंने विजिट किया, बाकायदा तथ्यों को जुटाया और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की। क्या कहेगा चुनाव आयोग, क्या कहेगी मोदी सरकार और क्या कहेगा हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट? जागरूक रहिए, राय लिखें।